नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो गवर्नमेंट की सारी जो लीडिंग वेबसाइट्स होती हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर से वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल में उपलब्ध कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, साथ ही इंस्टा का पेज भी फॉलो कर लें। तो आज जिन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं उनको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले आर्मी मेडिकल कॉप्स की बात है। पेपर 2 और 3 दोनों में रख सकते हैं आप इसको, है ना। तो आर्मी मेडिकल कॉप्स एक स्पेशल विंग बनाया गया है, वहां पर चिकित्सा से संदर्भित सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए इसको देखेंगे हम लोग। इसने अपनी अभी जो है एनिवर्सरी को जो है सेलिब्रेट किया है, इसलिए यह यहां पर रखा गया है। इसके बाद यूनिवर्सल हेल्थ केयर, अपने आप में ये आपका बेसिक फंडामेंटल राइट्स है ना। तो इसको जो है ऐसा भी बोला जाता है कि जिस देश में सरकार के पास ऐसे संसाधन ना हो कि वो सभी को जो है स्वास्थ्य से संदर्भित सेवाएं नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर खरी नहीं उतरती है। तो इसके बारे में देखेंगे, कई सारी स्कीम्स चल रही हैं, आप लोगों को पता होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे भी, है ना। तो इसको देखेंगे हम लोग, ये सेकंड पेपर का पार्ट है। उसके बाद कारा की बात की गई है। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, जो आपके बच्चों के जो गोद लेने से संदर्भित जो प्रक्रिया होती है उसको किस तरीके से लीगल एस्पेक्ट में सिक्योरिटी दी जाए, उसके लिए ये आपका केंद्रीय एक निकाय है ना। इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो पेपर 3 का पार्ट है, पेपर 2 में भी रख सकते हैं आप। सोशल जस्टिस, सोशल इशूज के अंतर्गत इसको रखा जा सकता है। उसके बाद प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात की गई है यहाँ पर 4थे नंबर के टॉपिक में। बिल्कुल कोर पार्ट है आपका पॉलिटी का, जीएस पेपर 2 का, क्योंकि अभी जो हमारे महामहिम जो राष्ट्रपति जी हैं उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है जुलाई में, इसलिए पार्ट यहां पे रखा गया। बिल्कुल कोर पार्ट है आपका, बेसिक स्टैटिक पार्ट है ये आपका। पेपर 2 में रख सकते हैं आप इसको। इसके बाद कार्डलेस कैश विड्रॉवल्स किया जा सकेगा एटीएम से। ये हमारे सेंट्रल बैंक ने अभी जो है आपके उसने ऐसा बताया है कि अब एटीएम की आवश्यकता नहीं होगी और बिना एटीएम मतलब जो कार्ड है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम किसी एटीएम में गए, अब हमारे पास कार्ड नहीं है, तो कार्ड के बिना किस तरीके से कार्डलेस कैश विड्रॉवल्स किया जा सकेगा एटीएम से, इसके लिए अभी स्वीकृति दी है हमारे केंद्रीकृत बैंक ने। ठीक है, तो आप बिना कार्ड के भी यूपीआई के माध्यम से किसी भी एटीएम से जो है आप कैश विड्रॉल कर सकेंगे। तो इसको देखेंगे हम लोग। 3rd पेपर का पार्ट है ये आपका, यूपीआई के थ्रू किया जाएगा। तो सबसे पहले टॉपिक को डिटेल में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो है हमारा टॉपिक जीएस पेपर 1 में इन्होंने रखा है आर्मी मेडिकल कॉप्स को। देखिए हेल्थ का पार्ट है, पेपर 2 में भी पूछ सकते हैं। आर्मी में किस तरीके से इनोवेशंस को लाया गया, किस तरीके से वहां पर जो है चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया, तो आर्मी से भी रिलेटेड है आपका। ठीक है, तो अभी भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने सेलिब्रेट किया 258 नंबर का जो उनका स्थापना दिवस है आर्मी मेडिकल कॉप्स का। बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है ये आपका। ठीक है, तो ये करती क्या है, तो ये स्पेशल डिवीजन है इंडियन आर्मी का, और क्या प्रोवाइड करती होगी, मेडिकल सर्विसेज। किसको, जो सभी आपके आर्मी पर्सोनल है, वेटरन्स है और जो उनके फैमिली मेंबर्स है। ठीक है, इसको स्टैब्लिश किया गया 1943 अप्रैल में। ठीक है, और मर्ज करके किया गया था कई सारे जो आपके निकाय हैं, जैसे कि इंडियन मेडिकल सर्विसेज, इंडियन मेडिकल डिपार्टमेंट और इंडियन हॉस्पिटल एंड नर्सिंग कॉर्प्स ऑफ द रॉयल आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। इसके बाद जो है ये आपकी नेसेसिटी भी थी वॉर टाइम पे, है ना, इसलिए भी इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया था इंडियन आर्मी मेडिकल कॉर्प्स को। इसके बाद इसका जो आपका फिर से नामकरण किया गया, रिनेम्ड किया गया इसको आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के रूप में, जो इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950, जब से हमारा गणतंत्र लागू हुआ। ठीक है, इसके बाद जो इसका मोटो है तो सर्वे संतु निरामया है, लेट ऑल बी फ्री फ्रॉम डिसीज एंड डिसेबिलिटी। इसके बाद ये सिग्निफिकेंट रोल इसने जो है प्ले किया है ना।
प्रोवाइड करने में हेल्थ केयर जो है आपका हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज, चाहे वो पीस टाइम रहा हो चाहे वो वॉर टाइम रहा हो, है ना, आर्म फोर्सेस के लिए। इसके बाद मेडिकल सर्विसेज को प्रोवाइड किया इन्होंने यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए भी, फॉरेन मिशंस में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और डिजास्टर के टाइम पे, आपदाओं के समय पर ये सिविल अथॉरिटीज को भी अपनी जो है सर्विसेज जो है इन्होंने मुहैया कराई है। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था, इसमें कभी भी मेंस का फुल क्वेश्चन बनने का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद जो सेकंड हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल हेल्थ केयर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि हेल्थ केयर जो है वो एक ऑप्शनल पब्लिक सर्विस है जो इंश्योर करता है लीगल राइट, किसके लिए, कि सभी जो सिटीजन्स हैं, जो सभी आपके नागरिक हैं, वो फ्री क्वालिटेटिव केयर प्राप्त कर सके पब्लिक इंस्टीट्यूशन से। इसको ऐसे समझिएगा कि ये जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल है, जिसको यूनिवर्सल हेल्थ केयर बोला जा रहा है, ठीक है, तो इसका जो विचार है किसने दिया था, एन्यूरिन बेवेन ने दिया था, ठीक है ना। ये ब्रिटेन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के संस्थापक है, फाउंडर है। इनके हिसाब से जो इनका मत है वो ये बोला जाता है कि किसी भी सोसाइटी को वैध या सभ्य नहीं माना जा सकता तब तक जब तक कि वहां पर किसी बीमार व्यक्ति को साधनों की कमी के कारण, संसाधनों की कमी के कारण चिकित्सा सहायता से वंचित कर दिया गया हो। और हमारे यहां तो ये अक्सर होता है, ठीक है। तो ये क्या बोला जा रहा है कि ऐसे राज्य के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है कि वो राज्य, वो समाज सभ्य है ही नहीं। तो यहां तक भी मांग की जाती है कि इसको जो है आप फंडामेंटल राइट्स बना दीजिए, एक तरीके का है भी, और ये मूल मानवाधिकार है, और मानवाधिकारों की प्रकृति ही जो होती है वो फंडामेंटल राइट्स के रूप में फिर डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं कंट्री के, वहां पर उनको संप्रेषित किया जाता है, एम्बेडेड किया जाता है। तो ये एक ऐसा मानवाधिकार है जो कि रेस, रिलीजन, सेक्ट, है ना, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो किसी भी आयाम को आप ले लीजिए तो उनसे ऊपर है, आय का स्तर, इन सबको दरकिनार करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को इसकी उपलब्धता होनी चाहिए, है ना। क्योंकि जो स्वास्थ्य है वो एक डिग्निफाइड लाइफ को जीने के लिए फंडामेंटल चीज है ना, आधारभूत चीज है। इसलिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को मुहैया कराया जाना चाहिए। और इसका जो मेन एम है वो ये है कि जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो सेवाएं हैं उनकी पहुंच, है ना, पहली बात तो उसका होना, उपलब्धता, है ना, पहली चीज तो ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता। उसके बाद उपलब्धता हो गई तो एक्सेसिबिलिटी, है ना, उसके बाद वायबिलिटी की बात है, अफोर्डेबिलिटी, कि भैया लोग जो है उसको एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं, फिर एक्सेस कर पा रहे हैं तो उनके पास इतना पैसा तो है कि वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, है ना। तो इस तीनों डोमेन में काम करके सभी लोगों तक जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड सर्विसेज जो है, सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराना एक कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य होता है ना, प्राइमरी जो है आपका उसका ड्यूटी है, ठीक है। इसके बाद यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि इसके अंतर्गत क्वालिटी हेल्थ केयर को जो है प्रोवाइड करना है सभी नागरिकों को, सभी व्यक्तियों को जो देश में निवासरत हैं, ठीक है। तो उनमें किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। बेसिक जो आपका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसके अंतर्गत यही मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति को संसाधनों की कमी के कारण जो है स्वास्थ्य की देखभाल से संदर्भित सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आप देखेंगे कि बेहतर स्वास्थ्य की सेवा प्राप्त करने के लिए बहुत हैवी जो है आपके चार्जेस या फीस को जो है वहां पर दिया जाता है ना, फोर्स किया जाता है कि आप हैवी फीस देंगे तभी बच पाएंगे। बिल्कुल सही है, ये हमारे यहाँ का हार्श ट्रुथ है पूरे विश्व का, ठीक है ना। और यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि जो आपके वल्नरेबल ग्रुप्स या जो आपके रिमोट एरियाज में रहते हैं, जैसे ग्रामीण लोग हैं या ट्राइबल एरिया, आदिवासी क्षेत्र में, तो वहां पर उतनी अच्छी जो है स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध ही नहीं होती और लोगों की पहुंच भी नहीं होती है। इससे क्या होता है कि लोगों का माइग्रेशन होता है शहरों की ओर, ठीक है। और अधिकांश जो अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो शहरी क्षेत्रों में उनका कंसंट्रेशन होता है, मतलब सांद्रता जो है जो शहरी क्षेत्रों में ही उनका केंद्र होता है। तो इससे भी समस्या का जो है उनको सामना करना पड़ता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है उससे, ठीक है। तो ये जो आपका हेल्थ केयर सर्विसेज है इसकी रेंज में आप देखेंगे तो प्रिवेंशन भी है, ट्रीटमेंट भी है, रिहेबिलिटेशन भी है ना, एज वेल एज आपका पैलिएटिव केयर भी इसके अंतर्गत शामिल होती है, ठीक है। और इसमें जो है संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं जो है सम्मिलित होती हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों है, तो सीधी बात है, हमारे यहाँ हाई एमएमआर है जिसको मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं। इसके बाद आईएमआर का रेट भी हमारे यहाँ ज्यादा है ना, माल न्यूट्रिशन भी है, स्टंटिंग भी है, वेस्टिंग भी है, मेंटल न्यूरोलॉजिकल जो है आपके डिसऑर्डर्स भी है ना। उसके अलावा जो है अभी लाइफस्टाइल के कारण जो आपकी डिसीज बढ़ रही है ना, उनमें जो है बहुत ज्यादा वृद्धि देखी जा रही है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज हो गया, बहुत सारी चीजें हैं आपकी, ओबेसिटी हो गया आपका, है ना। तो ये सब चीजें भी जो है लगातार बढ़ रही है, उसके
कारण भी इसकी आवश्यकता है हमको। इसके बाद ये भी समझिए कि अगर आपको हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, मानव संसाधन जो आगे चल के सामाजिक संसाधन, सामाजिक पूंजी के रूप में कन्वर्ट होंगे और वही जो है अंतरराष्ट्रीय पूंजी के रूप में कन्वर्ट होंगे, तो जब तक हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो किसी भी देश का बहुआयामी विकास जो है अपेक्षित रूप से संभव नहीं हो सकेगा। ठीक है ना, इसलिए भी जो है आवश्यकता है इसकी। इसके बाद ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करेगा। ठीक है, इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि जो सरकार की प्रतिबद्धता है वेलफेयर स्टेट के रूप में, है ना, उसको भी पूर्ण करने के लिए जो है इस तरीके की जो आपकी पॉलिसीज हैं उनको फॉर्मुलेट करने की जरूरत है ना, कि भैया हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज को जो है एंश्योर करें। चैलेंजेस क्या है, तो सबसे पहले यह है कि यहां पर वर्क फोर्स को ले लीजिए, चाहे आप स्टाफ को ले लीजिए, चाहे फाइनेंशियल असिस्टेंस को ले लीजिए, चाहे हॉस्पिटल से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, तो यहां पर ह्यूज डिमांड सप्लाई का मिसमैच है, पहली चीज। दूसरी चीज, मटेरियलिज्म पीक पे है। ठीक है ना, तो उसके कारण क्या होता है कि जो सस्ती दवाएं मिलती हैं वो भी जो है प्रिस्क्रिप्शन में जो है नहीं लिखा जाता है ना, डॉक्टर अपनी पर्ची में नहीं लिखते हैं, क्योंकि जहां पर कमीशन मिलता है वही लिखते हैं वो वहां पर। तो इसके कारण भी जो है डिमांड और सप्लाई में बहुत ज्यादा जो है वो अंतर देखा जाता है। इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि अधिकांश जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उनका कॉन्सेंट्रेशन अर्बन एरियाज में है ना, और जो आपके पेशेवर है अब वो ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के इच्छुक नहीं है। उसका जेन्युइन रीजन भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हेल्थ की, एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो वो अपने परिवार को वैसी सुविधाओं से वंचित तो नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी आपकी एक मानसिकता है। तो इसके लिए क्या कि जैसे यूरोप में, जैसे यूएस में गांवों में भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है विद्यमान होता है, तो उससे लोग आकर्षित हो कि भैया गांव में भी रह सकते हैं, क्योंकि आज किसी भी व्यक्ति को गांव में रहना अच्छा नहीं लगता है ना। ये स्टेटस सिंबल भी हो गया, क्योंकि गांव में रहेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। ठीक है ना, तो ये उसके बहुत सारे जेन्युइन रीजन भी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में लैक देखा जाता है वहां पर। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि भारत एक ऐसा देश है पूरे विश्व में, अगर कंपैरेटिव स्टडी करके हम देखें तो यहां पर लोएस्ट पर कैपिटा हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है। हमारा जो आपका एक हमारे में मैं भी शामिल हूं और पूरा हमारा भारतीय समाज शामिल है। तो यहां पर आप समझिए कि जैसे अब बीमा की बात करें हम, है ना, तो बीमा की बात करें तो कितने व्यक्ति हैं जो हेल्थ से रिलेटेड बीमा लेके चलते हैं? बहुत कम है, पहली चीज। फिर रूटीन चेकअप के लिए कौन जाता है? जब तक हमारी कंडीशन ऐसी नहीं हो जाती कि हम मरणासन हो जाए, या फिर जब हमारी तबीयत इतनी खराब ना हो जाए कि हमको हॉस्पिटल जाना ही पड़े, तब तक हम चेकअप नहीं कराते। तो जब रूटीन चेकअप नहीं कराते तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही। तो ये सब भी रीजन है जिससे आकस्मिक एकदम से भार जो है वो आ जाता है किसी भी परिवार के ऊपर, किसी व्यक्ति के तबीयत के खराब होने के संदर्भ में। इसके बाद स्वास्थ्य बीमा की बात करेंगे, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन हेल्थ इंश्योरेंस में तो रफली 32% है। सिंगापुर वगैरह का मॉडल आप देखेंगे तो वहां पर गवर्नमेंट ही यहां पर जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड जो सर्विसेज है उसका वो टैक्स में वो लेती है फंड, और वही जो है वहां से फंडिंग करती है। तो उससे ट्रांसपेरेंसी भी होती है, अकाउंटेबिलिटी भी होती है, और सभी को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का फायदा भी मिलता है। यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो 76% जो भारतीय हैं उनके पास किसी भी तरीके की स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। उसमें हम और आप सभी शामिल हैं। ठीक है, तो अभी तक गवर्नमेंट ने क्या इसमें जो है इनिशिएटिव्स लिए हैं? तो सबसे पहले नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है, उसका एम ही है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को हम अचीव करें, डिलीवर करें क्वालिटेटिव हेल्थ केयर सर्विसेज को अफोर्डेबल कॉस्ट में सभी के लिए। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट जो है कमिटेड है फुल्ली इम्यूनाइजेशन कवरेज के लिए, मतलब पूर्णतः जो है वहां पर टीकाकरण को करने के लिए कैसे कैसे प्रोग्राम है उसके लिए मिशन इंद्रधनुष है, फिर गहन मिशन इंद्रधनुष है, उसके माध्यम से पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके बाद आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री डायलिसिस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ना, उसके अंतर्गत फ्री सर्विसेज दी जा रही है ना डायलिसिस यूनिट्स पे। ठीक है, उसके अंतर्गत फ्री ड्रग्स और डायग्नोस्टिक प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया। अमृत आउटलेट्स बनाए गए हैं जिसके अंतर्गत जो है सब्सिडी दी जाती है मेडिसिन के लिए। तो आपकी क्या होती है, वाइबल रेट में जो है अफोर्डेबल कॉस्ट में मेडिसिन को उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी केयर भी जो है, प्राइमरी सेक्टर पे जो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर है वहां पर प्राइमरी हेल्थ केयर की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए ट्रांसफॉर्म किया है 1.5 लाख हेल्थ सेंटर टू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेक्टर के लिए हो गया, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। इसके बाद यूनिवर्सल स्क्रीनिंग के लिए जो आपकी एनसीडी है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो इसके लिए यूनिवर्सल स्क्रीनिंग को भी इंश्योर किया जा रहा है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका आयुष्मान भारत स्कीम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसको भी जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ताकि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य से संदर्भित जो आपकी सेवाएं हैं उनको वहनीय बनाया जा सके, उन तक जो है पहुंच सभी
सिटीजन्स की, सभी नागरिकों की सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद कारा से रिलेटेड आपका ये आर्टिकल है। ये दरअसल यहां पर एक एनजीओ है जिसका नाम है द टेंपल ऑफ हीलिंग। तो इसने एक पिटीशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो पिटीशन देखते हुए बोला कि भैया जो लीगल प्रोसेस है एडॉप्शन की चिल्ड्रन की पैन इंडिया, तो उसको आप रिव्यू करिए, एग्जामिन करिए, ठीक है। क्योंकि इन्होंने डेटा दिया कि लगभग 3 करोड़ बच्चे ऐसे जो ऑर्फन है कंट्री में। अभी पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे बच्चों ने अभी अपने पेरेंट्स को खो दिया, तो 3 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं। लेकिन पूरे साल में अगर देखा जाए एनुअली, तो लगभग 4000 केवल बच्चों का एडॉप्शन किया जाता है। तो ये तो बहुत ज्यादा मिसमैच है डेटा, है ना। बाकी सब तो जो है उस तरीके की सुविधा को प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं, कर रहे हैं, इसलिए रिव्यू करने के लिए बोला गया। कारा वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीवीआई कर सकते हैं आप इसको। तो ये ऑटोनोमस बॉडी है, स्टैच्यूरी बॉडी है, किसके अंतर्गत होगी? तो डब्ल्यूसीडी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, जो आपकी मिनिस्ट्री, उसके अंतर्गत इसको सेटअप किया गया था 2015 में। ये फंक्शन करती है नोडल बॉडी के रूप में। एडॉप्शन जहां पर किया जाता है इंडियन चिल्ड्रन का, इसको डेजिग्नेट किया गया है केंद्रीय अथॉरिटी के रूप में, जो डील करती है इंटर कंट्री एडॉप्शन के रूप में भी, है ना। जहां अंतरदेशीय मतलब 2 देशों के बीच में भी एडॉप्शन करना है, तो यही आपकी क्या है? डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है। और ये किन प्रोविजंस के साथ जो है सिंक्रोनाइज किया गया? तो 1993 का हेग कन्वेंशन है जो इंटर कंट्री एडॉप्शन से रिलेटेड है, जिसको रेटिफाई किया इंडिया ने 2003 में। इंपॉर्टेंट है ये, सीधा सीधा यूपीएससी आजकल प्रीलिम्स में भी पूछ लेता है कि हेग कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ठीक है ना। इसके बाद जो एडॉप्शन लॉज है इंडिया में, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो 2 आपके कंटेक्चुअल पार्ट है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन लॉ इनैक्ट किया गया 2015 में। अंडर दिस लॉ ऑल पर्संस आर फ्री टू अडॉप्ट चिल्ड्रन। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस रूल्स 2016 और एडॉप्शन रेगुलेशन 2017 है, जिसको फॉलो किया जाता है, क्रिएट द सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा, ठीक है। एडॉप्शन प्रोसेस क्या है? तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी की बात की जाती है कि कौन से जो आपके पेरेंट्स हैं इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो उनके लिए सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है कारा के अंतर्गत, है ना। चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन में उनका डेटा जो है जो वहां पर रखा जाता है ना। वहां पर गाइडेंस सिस्टम देखा जाता है ना। उस सिस्टम के अंतर्गत रजिस्टर करते हैं, फिर उनकी जो है सारी पात्रता को देखा जाता है, और उसमें जो है उनकी वैवाहिक स्थिति और धर्म से रिलेटेड किसी भी आयाम को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, ठीक है ना। उनकी पात्रता जो है वो बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली पर रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत किया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी, ठीक है। जो स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी है वो सिक्योर करती है कोर्ट के ऑर्डर को, ताकि वो अप्रूव कर सके एडॉप्शन को। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो कारा जो है इशू करता है प्री एडॉप्शन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी जारी करेगा कि भैया ये अभिभावक जो है वो इस बच्चे को गोद ले सकते हैं, उसके लिए वो एलिजिबल है, उसके लिए जो है आपका एक तरीके का एनओसी ये आपका क्या करेगा? जारी करेगा। उसके बाद फिर जो न्यायालय है ना, वो फिर उसको गोद लेने का जो आपका आदेश है उसको जारी करता है, ठीक है। अब फाइनल जो आप मान लीजिए कोई फॉरेन के आपके कोई जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपके वहां ले जाना चाह रहे हैं बच्चों को विदेश में, तो उसके लिए भारत छोड़ने के लिए पासपोर्ट, वीजा, उसके लिए अंतिम जो किसी तरीके की आपत्ति तो नहीं है कारा को, तो उस तरीके का जो प्रमाण पत्र है ना, वो आपका उस तरीके का सर्टिफिकेट उनको कारा से लेना पड़ता है, और ये अनिवार्य बनाया गया है। भारत छोड़ने के पहले ये अनिवार्य रूप से इसका पालन करना उनको बाध्यकारी बनाया गया। सिग्निफिकेंस क्या है कारा का? तो सबसे पहली चीज कि भारत में मल्टीपल एडॉप्शन लॉज थे, तो कारा ने यहां पर यूनिफॉर्मिटी लाई है ना, उनको एक मंच पे लाके जो है उनको जो है एकीकृत किया है। दूसरा 1956 का जो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट था वो अवेलेबल था इंडिया में हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख के लिए। 1890 का जो गार्डियन और वार्ड्स एक्ट था आपका, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट था, वो अप्लाई होता था किसके लिए? ओनली गार्डियनशिप के लिए, एडॉप्शन के लिए नहीं। गार्डियनशिप और एडॉप्शन में फर्क है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या जो है इसमें फर्क होता है ना। स्पेसिफिक पॉइंट बताइएगा केवल, और कमेंट करके बताया जरूर करिए, उसी से हम और हमारी पूरी टीम के लिए जो है मोटिवेशन मिलता है ना, हम लोग भी उससे प्रोत्साहित होते हैं। इसके बाद कारा का जो काम है प्राइमरली जो ये आपकी डील करती है किन किन बच्चों के एडॉप्शन के लिए, तो जो ऑर्फन्ड होते हैं, अबेंडेंड होते हैं, और जिन्होंने सरेंडर किया होता है ना, थ्रू रिकॉग्नाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी, ठीक है। इसके बाद 2018 में कारा को अलाउ किया गया कि कोई भी इंडिविजुअल जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, है ना, जो आपके कोई कपल है अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो वो भी जो है अडॉप्ट कर सकते हैं चिल्ड्रन को, है ना।
कहां से, फ्रॉम एंड विद इन इंडिया। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है इसके लिए, तो सबसे पहले कारा को जो है जनरल अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए जो है कई सारे प्रोग्राम्स को सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में, टीवी में जो है वो कई सारे प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, ताकि जो इलीगल एडॉप्शन में इंडल्ज लोग हैं उनका जो है पर्दाफाश किया जा सके। उसके बाद दूसरा ये है कि बाल अधिकार संरक्षण के लिए जो नेशनल और स्टेट लेवल में जो कमीशन है उनको जो है विजिलेंस के लेवल पे अपनी सक्रियता को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद सोशल एक्टिविस्ट जो है, एनजीओ वगैरह जो है, एनलाइटेंड जो आपके इंडिविजुअल्स हैं, उनको भी रिपोर्ट करना चाहिए इस तरीके के इंसिडेंट्स को, ताकि सभी लोगों में जागरूकता रहे, वो उनमें अटेंशन रहे कि किसी तरीके का इलीगल एडॉप्शन ना हो, है ना। इससे जो है बाल अधिकारों का भी संरक्षण होगा और जो बालकों का शोषण ना हो सके, है ना, बालक बालिकाएं दोनों बच्चों का जो है शोषण ना हो। इसके बाद जो है मीडिया को भी ऐसे जो विवादित आपके अवैध गोद लेने वाले जो मुद्दे होते हैं उनको भी प्रचारित करना चाहिए, और ऐसे लोग जो इस तरीके के अवैध गोद लेने की प्रक्रिया में सम्मिलित है उनको शर्मिंदा जो है करने के लिए जो है पब्लिकली उनको पब्लिसाइज किया जाना चाहिए। इसके बाद इस तरीके के जो आपके अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता भी बरतने की आवश्यकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ये प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड है। तो सीधी बात है कि अभी वर्तमान में जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी जो है रामनाथ कोविंद जी, उनका कार्यकाल अभी जुलाई में समाप्त होने वाला है, तो 16th भारतीय राष्ट्रपति जी का चुनाव होगा उनके उत्तराधिकारी के रूप में, इसलिए ये टॉपिक यहां पर रखा गया है। तो सबसे पहली चीज, ये नॉमिनल हेड है, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट है, फर्स्ट सिटीजन है इंडिया के, और ये एक्ट करते हैं एज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडारिटी ऑफ द नेशन। तो आर्टिकल 54 में बात किया गया है कि प्रेसिडेंट को निर्वाचित किया जाएगा, लेकिन निर्वाचन कैसा होगा, डायरेक्टली नहीं किया जाएगा, मतलब हम और आप वोट डालने नहीं जाते जैसे लोकसभा में डालते, ठीक है। तो इसमें एक इलेक्टोरल कॉलीग होता है आपका, है ना, निर्वाचक मंडल होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी है, वहां पर जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहां की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, लेकिन जब इनको हटाने की प्रक्रिया जो इंपीचमेंट होती है, जिसको महाभियोग बोला जाता है, आर्टिकल 61 में है और 56 में प्रक्रिया है उसकी, तो यह समझिएगा कि जब महाभियोग होगा तो वो संसद की क्या है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया, तो उसमें जो है संसद के सभी सदस्य जो है सम्मिलित होते हैं, लेकिन इनको इलेक्ट करने में, क्योंकि ये कैसे हैं, ये आपके कैसे नॉमिनल हेड हैं, इसलिए इनको अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था से इनको चुना जाता है। तो इसमें जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली और पुडुचेरी है उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं इनके निर्वाचन में। की पॉइंट्स देखा जाए तो सीधी बात है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो आपके इलेक्शन से रिलेटेड एक्ट 1952 है, उसका जो सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 है, उसमें नोटिफिकेशन की बात की गई है ना, इनके इलेक्शन की, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट की, कि जिसको इशू किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा विद इन द पीरियड ऑफ 60 days बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द रिकम्बेंट प्रेसिडेंट, है ना, 60 दिन पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 324 में सीधा लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑथराइज किया गया है राष्ट्रपति के पद से रिलेटेड, चुनाव से रिलेटेड सारी प्रक्रियाओं के लिए। इसके बाद आर्टिकल 55 सब क्लॉज 3 जो है, इसमें यह बताया गया है कि इनका जो इलेक्शन होगा उसमें कौन सा सिस्टम को जो है अपनाया जाएगा। तो ये सिस्टम है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के सिस्टम को अपनाया जाता है, और इसमें सीक्रेट बैलेट को भी फॉलो किया जाता है, गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी प्रत्याशी का नाम जो है वो वहां पर देना है, या उस नाम को जो है फाइनल करना है, तो उसके लिए कम से कम 50 मतदाताओं के द्वारा उसको प्रस्तावित किया जाना चाहिए नाम को, और उसके बाद कम से कम वर्ड है, कम से कम 50 जो आपके मतदाता होंगे वो उसको प्रस्तावित करेंगे, और फिर कम से कम 50 जो आपके मतदाता होंगे उनके द्वारा उनका अनुमोदन होना आवश्यक है। वहीं उपराष्ट्रपति के लिए यह संख्या 20 हो जाएगी, जो राष्ट्रपति जी के लिए 50 है। क्वालिफिकेशन की बात करें कि जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो सबसे पहले ये सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि वो बाय बर्थ जो है सिटीजन हो, ये आवश्यक नहीं, बस सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। इसके बाद दूसरा ये कि इनकी एज जो है कम से कम जो है ये 35 वर्ष की आयु जो है पूर्ण कर चुके हो। इसके बाद जो इनके अंतर्गत ये जो है योग्यता होनी चाहिए कि ये इलेक्शन लड़ सकें,
किसके लिए? मेंबर ऑफ द लोकसभा के लिए, है ना, क्वालिफाइड कर सके एज के संदर्भ में, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए इनको। इसके बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला कंसेप्ट है कि किसी भी तरीके का ऐसा ऑफिस जो है उनको होल्ड नहीं करना चाहिए जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आपका स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनियन गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो, उसके अंतर्गत कोई भी पोस्ट आती है, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर किसी स्टेट का या मिनिस्टर यूनियन या किसी भी स्टेट का, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आते। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस की बात करें तो जिस दिन से ये पद धारण करते हैं उससे लेकर 5 साल का इनका टर्म है, ठीक है। इसके बाद जो है ये किसी भी टाइम रेजिग्नेशन दे सकते हैं, किसको एड्रेस करके? तो वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करके, ठीक है। इनको जो है इनको रिमूव भी किया जा सकता है, अगर ये इनको पद से हटाए जाने का केवल जो है एक ही आयाम है कि इनके खिलाफ इंपीचमेंट लाया जाए, जो संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। और इसके बाद ये भी जान लीजिए आप कि मान लीजिए इनका जितना भी टर्म है ऑफिस का, तो इनके ऑफिस का टर्म खत्म होने के पहले ही इनके सक्सेसर का जो है चुनाव हो जाना जो है आवश्यक होता है, ताकि पॉलिटिकल वैक्यूम जो है वहां पर जनरेट ना हो। इसके बाद इनको कितनी भी बार री इलेक्ट किया जा सकता है ना। यूएसए जैसी बॉन्ड यहां पर बाउंडेशन नहीं है, बताइएगा यूएसए में क्या बाउंडेशन है, कितनी बार वहां के प्रेसिडेंट को री इलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर ये पिक्टोरल जो है आपका रिप्रेजेंटेशन है, सारे प्रेसिडेंट्स के नाम लिखे गए हैं, इनके नाम और इनका टेन्योर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है, ये नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, ये कार्डलेस कैश विड्रॉवल्स एट एटीएम से। तो इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है उसने अनाउंस किया है कि भैया अब जो है कार्डलेस आप कैश विड्रॉल कर सकते हो एटीएम से, बिना कार्ड से आप बिना कार्ड के जाएंगे एटीएम में और यूपीआई के थ्रू जो है कैश विड्रॉवल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि सीधी बात है कि स्मार्टफोन के द्वारा जो है आप कैश विड्रॉ कर पाएंगे किसी भी एटीएम से यूपीआई के थ्रू, ठीक है ना। यूपीआई एक इंटरफेस के रूप में काम करेगा, ठीक है। इसके बाद जो एटीएम है वो इनेबल करना पड़ेगा एटीएम में, सारे जो आपके पैन इंडिया में जो भी एटीएम है तो उनको इस फीचर से एम्बेडेड करना पड़ेगा ताकि वो कैश डिस्पेंस कर सके अपने मशीन से, है ना, विदाउट कार्ड। इसके बाद यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि इसके अंतर्गत जो है यूपीआई का यूज करेंगे विड्रॉ करने के लिए, है ना। तो ये जो यूपीआई का ऑप्शन होगा उसको भी उनको ऐड करने पड़ेंगे, है ना, अपने अपने जो भी एटीएम है उसमें इस तरीके का फीचर जो है उसमें एम्बेडेड करना होगा। बेनिफिट्स क्या है? तो सीधी बात है कि जो आपका कार्डलेस कैश विड्रॉवल होगा वो सिक्योरिटी को इनहेंस कर देगा, है ना, ठीक है। इसके बाद ये प्रिवेंट करेगा फ्रॉड को, जैसे कार्ड क्लोनिंग वगैरह, कार्ड स्कीमिंग वगैरह होता था, है ना। इसके बाद ये इंटर ऑपरेबिलिटी जो होती है विभिन्न बैंकों के बीच में, है ना, तो एटीएम्स के बीच में, तो वो उसको बढ़ा देगा। उसके बाद ये भी है कि ग्राहकों को जो है बेहतर सेवाएं प्रदान किया जाएगा इसके द्वारा, और नवाचार होने के कारण इसमें कई सारे इन्वेस्टर्स भी आगे बढ़ के आएंगे, है ना, जो भुगतान के पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित होने के लिए क्या होंगे, वो आपके उनको भी मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि बेटर सर्विस के लिए ये काम करेंगे कस्टमर के लिए, ठीक है। इसके बाद कार्ड स्कीमिंग क्या होता है? तो सीधी बात है कि इसमें पर्सनल डेटा को जो है अनधिकृत रूप से जो है एक्सेस कर लिया जाता है उसका, है ना, एटीएम से, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से। जब उनको किसी भी जो है पॉश मशीन से या एटीएम मशीन में यूज करते हैं या मर्चेंट लोकेशन में, तो उनके डेटा को जो है अनधिकृत रूप से जो है उसका क्या कर लिया जाता है, उस तक पहुंच जो है सुनिश्चित कर लेते हैं, है ना। इलीगल वे है ये आपका। इसके द्वारा जो आंकड़े चोरी किए जाते हैं, फिर अपराधी जो होते हैं उनका यूज करते हैं वो उसका अनधिकृत, और अब उसका किस तरीके से क्रिमिनल जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज में उसका यूज करते हैं, ठीक है ना, चोरी वगैरह के लिए, पैसे निकालने के लिए, बहुत सारी इसमें जो है टेररिस्ट के भी, जो आपके टेरर फंडिंग वगैरह के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो इस जानकारी को जो स्कीमिंग डिवाइस होता है उसका यूज करके, जो आपने कार्ड देखा जो होगा आपका, जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होगा, तो उसमें एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, तो उसके अंतर्गत जो आपकी कोडिंग होती है, जो आपकी जानकारी होती है, उसको ये रीड कर लेता है और उसी के द्वारा जो है फिर आगे चल के जो कार्ड की क्लोनिंग वगैरह हो जाती है और उस कार्ड का फिर यूज करते हैं अदर बैंक अकाउंट के साथ पेमेंट वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो ये अनऑथोराइज्ड एक्सेस किया जाता है इसके द्वारा बैंकिंग रिकॉर्ड्स पे, ठीक है। इसके बाद जो आप देखेंगे कि इसमें इश्यूज और चैलेंजेस क्या है, तो सबसे पहली चीज ये कि ये आपकी प्रोसेस जो है थोड़ी आपकी कम्बरसम है या कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं आपको, और इसमें सर्टेन विड्रॉवल लिमिट्स भी होंगी, और ट्रांजैक्शन सर्विस जो होगा, देखिए जो ट्रांजैक्शन सर्विस दिया जा रहा है उसको चार्ज किया जाएगा, और जब चार्ज किया जाएगा, इसमें बताया जा रहा है 25 रुपए पर ट्रांजैक्शन में चार्ज किया जाएगा इस सर्विस के लिए। तो भैया ये बहुत ज्यादा चार्ज होगा तो लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि जो आपका इस तरीके का फीचर होगा स्पेसिफिक बैंक के लिए, वो कार्य करेगा केवल पर्टिकुलर बैंक की ऐप से,
ये भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है। उसके बाद मोबाइल इसके लिए क्या हो जाएगा, एपी सेंटर हो जाएगा, क्योंकि कार्ड तो आप लेके जाएंगे नहीं, तो मोबाइल से यूपीआई का यूज करके करेंगे। तो जो फ्रॉड लोग हैं उनके लिए नेक्स्ट टारगेट आपका मोबाइल फोन हो जाएगा। वैसे भी साइबर सिक्योरिटी पे थ्रेट जो है बहुत ज्यादा है अभी भी भारत देश में। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज क्राइम यहां पर किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि जो कार्ड का जो आपका इशू करते हैं विभिन्न जो बैंक है आपके कार्ड, तो वो उसको स्टॉप नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कैश विड्रॉवल के अलावा और भी कई सारी सुविधाओं को मुहैया कराया जाता है कार्ड के द्वारा। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला जो एमसीक्यू आज यहां पर फ्रेम किया गया ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसमें बताना है कौन से करेक्ट ऑप्शन है हमारे। तो पहला यह है कि 8वीं जो अनुसूची संविधान के अंतर्गत वो आपके ऑफिशियल लैंग्वेजेस से डील करती, बिल्कुल ठीक है। अभी 22 जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो मेंशन किए गए हैं भारतीय संविधान में, ठीक है ना, ठीक है। ये भी बिल्कुल शुरुआत में जब संविधान बना था हमारा तब 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। बताइएगा कि जो 22 हुए तो उसमें 4 और 4 जो है कब ऐड किया गया है ना, किस किस संविधान संशोधन से ऐड किया गया है और कब ऐड किया गया, इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। आर्टिकल 343 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है ऑफिशियल जो लैंग्वेज है यूनियन की, वो बोलता है कि वो हिंदी होनी चाहिए और उसके अंतर्गत जो है आपकी देवनागरी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, है ना, लिपि, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 343 में ये बोला गया है कि संघ की जो राजभाषा होगी वो देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। तो सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और सही ही बताना था, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी के बारे में स्टेटमेंट दिए गए, क्योंकि आज इनका जन्मदिन भी है, मतलब 14 अप्रैल को इनका जन्मदिन था, ठीक है। तो इसलिए जो है यहां पर ये स्टेटमेंट फ्रेम किया गया है ना। ये जो एमसीक्यू, इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहली बात, जो पहला स्टेटमेंट है कि इनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हिंदू के महार कास्ट में हुआ था। महू में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। उसको अंबेडकर नगर ही अब बोला जाता है, तो महू में हुआ था, है ना। वहां पर कैंट वगैरह भी आर्मी का आप लोगों को पता होगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये आपके चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा ये कि इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो है स्थापना किया था 1923 में, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट है कि इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था लंदन में, जो 1930 से 32 के बीच में हुई थी। तो चौथा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और करेक्ट ऑप्शन ही बताना था, इसलिए इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।